सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। वीडियो के आज की श्रृंखला में हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती के समान अध्ययन के 8वें मॉडल प्रैक्टिस सेट पर चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने किस मसौदा समिति का गठन किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 29 अगस्त 1947 को भारतीय संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक प्रारूप समिति का गठन किया था और भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया या उसे स्वीकृत किया गया। लेकिन 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्णतः पूरे देश में लागू किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 29 अगस्त 1947 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। महात्मा गांधी ने किस पुस्तक में लिखा है कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों द्वारा किए गए विस्तारित सहयोग का परिणाम था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हिंद स्वराज। तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक में इन्होंने इस बात को कहा था कि भारतीयों के सहयोग से ही भारत में ब्रिटिश शासन को स्थापित किया गया था और इस सहयोग के कारण ही यह सत्ता बनी रही। यदि आज भी भारतीय नागरिक अंग्रेज़ों का साथ और सहयोग न दें तो आज भी जो है कि स्वराज हासिल किया जा सकता है। तो यह हिंद स्वराज में इन्होंने ये बात कही थी और हिंद स्वराज नामक पुस्तक 1909 में महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। तीसरे नंबर क्वेश्चन चलते हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है? इमिसला, पेंसिला, दीफू या बुमरा? तो ये जो दीफू दर्रा है यही भारत, चीन और म्यांमार के सीमा पर अवस्थित है। आगे चलते हैं। 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था जिसमें कितने सदस्य शामिल थे? 3, 5, 6, 4। तो 1946 में कैबिनेट मिशन भारत में आया था। इसके साथ कुल 3 सदस्य शामिल थे और उन तीनों क्या नाम था? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ये भारत के सचिव। दूसरा सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में। और AB अलेक्जेंडर, ये नौसेना मंत्री के रूप में थे। और 24 मार्च 1946 को यह मिशन यानी कि ब्रिटिश कैबिनेट मिशन, ब्रिटिश शासक द्वारा कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत में आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5वें नंबर का। गुजरात में अरुणाचल प्रदेश के समय में खाली स्थान के समय का पश्च अंतराल क्या है? तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में जो समय का अंतराल है वो 2 घंटे का अंतराल है। चूँकि यहाँ पर मान लेते हैं गुजरात है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है ये 30 डिग्री का अंतर है। 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। चूँकि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट के होता है तो 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 120 मिनट अर्थात 2 घंटे। तो इनमें 2 घंटे का अंतर है। आइए 6ठे नंबर पर चलते हैं। यहाँ से 6ठे नंबर का ये रहा सवाल। मैं बड़ा कर देता हूँ लेकिन बड़ा करने पर ऑप्शन ढक जा रहा है। आइए, इतना ही बहुत है। भारतीय संविधान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? मौलिक अधिकार नैतिक एवं राजनीतिक संस्तुतियाँ हैं लेकिन नीति निदेशक तत्व विधिक संस्तुतियाँ हैं। दूसरा, मौलिक अधिकार न्याय संगत होते हैं जबकि राज्य की नीति निदेशक तत्व गैर न्याय संगत होते हैं। यही ऑप्शन ये सत्य है। तीसरा, ये असत्य है। पहला भी असत्य होगा, चौथा भी असत्य हो जाएगा। चलिए 7वें नंबर पर चलते हैं। आरबीआई द्वारा यह क्वेश्चन, आरबीआई द्वारा आवासीय वित्त प्रतिभूतिकरण बाजार के विकास हेतु गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? प्रांजल भंडारी, संजय गुप्ता, नरेश ठक्कर या हर्षवर्धन? तो इसका जो राइट आंसर है ये हर्षवर्धन ही थे। आइए 8वें नंबर पर चलते हैं। इंटरनेट में किसका उपयोग किया जाता है? पैकेट स्विचिंग का, सर्किट स्विचिंग का या टेलीफोन स्विचिंग का या
टेलेक्स स्विचिंग का, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये पैकेट स्विचिंग का इंटरनेट में उपयोग किया जाता है। ये पैकेट स्विचिंग है क्या? यह एक ऐसी तकनीक होती है जो नेटवर्क संचार में डाटा को प्रबंधकीय रूप से छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करती है, जिसे हम पैकेट कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना खालिस्तान देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर के माध्यम से की गई थी, है ना। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कितने देशों के हस्ताक्षर के माध्यम से की गई थी, है ना। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये 51। पहले 50 थे, फिर बाद में एक देश और जुड़ गया था, पोलैंड। तो इसका राइट आंसर 51 हो जाएगा। तो चार्टर पर 26 जून 1945 को 50 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। फिर उसके कुछ महीनों बाद, 3-4 महीनों के बाद पोलैंड ने 15 अक्टूबर 1945 को इस पर हस्ताक्षर किया। तो इस प्रकार 1945 में इसके कुल 51 संस्थापक सदस्य रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर पर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूटर में डिलीट की गई फाइलें कहाँ जाती हैं? तो ये तो रिसाइकल बिन में ही जाएगी। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत कब की गई थी? इसे 1 जनवरी 1917 को किया गया था। पहले यह इंदिरा गांधी मातृ वंदना योजना के नाम से जाना जाता था। 44वें संशोधन 1978 ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया था? तो यह अनुच्छेद 300A को प्रभावित किया था। और 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके एक संवैधानिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया। आगे चलते हैं 13 नंबर पे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 282, 482, 382, 582। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 382 हो जाएगा। और वर्तमान समय में पूरे भारत में सर्वाधिक जो जनघनत्व है वह बिहार का है। फिर दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल का है। फिर तीसरे नंबर पर केरल का है। आइए चलते हैं 14वें नंबर पर। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव को किस वर्ष में अंगीकृत किया गया था? तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के द्वारा, है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये आपका 1940 हो जाएगा। तो 23 मार्च 1940 को लाहौर में आयोजित 3 दिवसीय सत्र के समय यह अंगीकृत किया गया था। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों के मुरझाने के लिए जिम्मेदार होता है? जिब्रेलिन, एब्सिटिक एसिड, साइटोकाइनिन या ऑक्सिन। तो इनमें जो एब्सिसिक या एब्सिटिक एसिड होता है, यही किसी भी पेड़ या पौधों की वृद्धि को रोकने में यह बाधा उत्पन्न करता है। लेकिन इसके साथ साथ यह एक और भी कार्य करता है कि यह प्रतिकूल परिस्थितियों में पेड़ पौधों को जो कि वहाँ पर रहने के लिए एक क्षमता प्रदान करता है। 16 नंबर पर चलते हैं। देखिए अब जहाँ पे मैथ होगा, है ना, मैथ को मैं यहाँ पर हल नहीं कर पाऊँगा। आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए और इसको स्वयं हल कर लीजिए। मैं यहाँ पर सिर्फ आंसर आपको दे दूँगा, ठीक है। चलिए 16 नंबर का देख लीजिए आप लोग सवाल क्या है। मैं थोड़ा सा ये आपको समय दे रहा हूँ 20 सेकेंड का। तो जो 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 10 बजे सुबह होगा, ठीक है। आइए 17 नंबर पर चलते हैं। देखिए सवाल भर भर के सवाल दिया गया, 40 में तो 10 सवाल ही मिलेगा आपको। इसलिए आप यदि इनमें अच्छा नंबर गेन करना चाहते हैं तो जो मैथ हैं, जो सवाल हैं, उसको आपको हर हाल में 7 ठो, 8 ठो, 6 ठो करना ही करना होगा। क्योंकि इसमें रीजनिंग भी आएगा, है ना, मैथ भी होगा। तो इन दोनों से मिला करके आपका 7-8 तो सही हो ही जाना है। और 17 नंबर देखते हैं। n व्यक्ति एक वृत्त की परिधि के निश्चित बिंदुओं पर खड़े हैं। व्यक्तियों का प्रत्येक संभावित युग्म जो एक दूसरे के बगल में नहीं खड़े हैं, एक के बाद एक करके 2 मिनट का एक गीत गाते हैं। यदि गीत गाने में लगा कुल समय 40 मिनट है तो n का मान ज्ञात करना है। तो n का जो मान होगा वो हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। एक खंबे का 1/10 हिस्सा लाल रंग का, 1/20 हिस्सा सफ़ेद रंग का, 1/30 हिस्सा नीले रंग का है, 1/40 हिस्सा काले रंग का है और शेष हिस्सा हरे रंग का है।
हरे रंग का है। यदि खंभे के हरे हिस्से की लंबाई 4.75 मीटर है तो खंभे की कुल लंबाई ज्ञात करना है। तो इसमें जो खंभे की कुल लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी आपका 6 मीटर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 मीटर। 19 नंबर पर चलते हैं। एक कुर्सी को 19 नंबर का सवाल ये है, एक कुर्सी को 5% हानि पर और एक मेज को 15% लाभ पर बेचने पर एक आदमी को 300 रुपये का लाभ होता है। यदि वह कुर्सी को 5% लाभ और मेज को भी 5% लाभ पर बेचता है तो उसे 180 रुपये का लाभ होता है। मेज का वास्तविक मूल्य पूछ रहा है, तो इसमें जो मेज का वास्तविक मूल्य होगा वो 2400 रुपये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लंबाई 16 मीटर, चौड़ाई 14 मीटर और ऊंचाई 7 मीटर वाले घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, ऑप्शन देख लीजिए कहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे दिया है ये ऑप्शन, ये 866 वर्ग मीटर, 1568 वर्ग मीटर, 868 वर्ग मीटर या 434 वर्ग मीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 868 वर्ग मीटर हो जाएगा। 868 वर्ग मीटर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एजरा कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो ये जो एजरा कप है यह कलकत्ता पोलो क्लब द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाने वाला एक लोकप्रिय पोलो टूर्नामेंट है। तो ये पोलो हो जाएगा। और पहले एजरा कप टूर्नामेंट का आयोजन सन 1880 में किया गया था। 1880 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। ऐसा कोई भी समाज निश्चित रूप से समृद्ध और खुशहाल नहीं हो सकता है जिसके सदस्यों का काफ़ी बड़ा हिस्सा गरीब और दयनीय स्थिति में हो। बहुत अच्छी यह वक्तव्य है और यह वक्तव्य किसके द्वारा दिया गया था? एडम स्मिथ के द्वारा। और एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन में इस वाक्य को अंकित किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन पौधों के तने के विकास में मदद करता है? तो इसमें जो आपका जिबरेलिन है यह पौधों के तने के विकास में मदद करता है। भारतीय संविधान के निर्माण से पहले 1946 में किसके द्वारा एक उद्देश्य प्रस्तावित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, BR अम्बेडकर के द्वारा, वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 में एक प्रस्ताव लाए थे। इसी को भारतीय संविधान का प्रस्तावना के नाम से जाना गया। और ये जो जवाहरलाल नेहरू थे ये प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहते थे, जबकि अम्बेडकर जी किसे भारतीय संविधान का आत्मा के नाम से कहते थे या पुकारते थे? इसका आप लोग जवाब कमेंट में देंगे। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। और हाँ, जो प्रस्तावना है ये संविधान के एक मौलिक ढांचे और मूल सिद्धांतों को निर्धारित भी करता है। बहरहाल फिर भी अपवाद स्वरूप एक बार प्रस्तावना में संशोधन तो किया ही गया है। 25 नंबर देखें। एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा के बीच की समयावधि कितनी होती है? 29 दिन से थोड़ी अधिक, 30 दिन या 28 दिन। तो एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा की जो अवधि होती है वह 29.53 दिन का होता है। तो राइट आंसर इसका दूसरा ऑप्शन हो जाएगा ना, 29 दिन से थोड़ा सा अधिक हो जाएगा। 26 नंबर पर चलते हैं। इनमें से किसे आधुनिक आनुवंशिकी के जनक के रूप में जाना जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडेल को आनुवंशिकी जनक के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ग्रेगर जॉन मेंडेल। किस आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में जाना जाता है? तो 8 अगस्त 1940 को, है ना। 27 नंबर का सवाल देख लीजिए। तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। इसी को अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। मान लीजिए यदि वर्ष 2018 में 4 मार्च के दिन बुधवार है तो 2019 में 7 मार्च को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो ये बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, गुणा गणित करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये साधारण वर्ष है। तो 4 मार्च 2018 को कौन सा दिन था? बुधवार था, है ना। 4 मार्च 2018 को बुधवार था।
तो आप 4 मार्च 2019 को कौन सा दिन होगा पहले ये निकाल लीजिए। तो 4 मार्च 2019 को एक दिन प्लस अधिक हो जाएगा तो बृहस्पतिवार हो जाएगा। अब बृहस्पतिवार हो गया। अब ये 7वां दिन पूछ रहा है तो ये चौथा दिन है, तो चौथा दिन में तीसरा दिन और जोड़ दीजिए तो 7 हो जाएगा। तो इसमें बृहस्पतिवार में 3 दिन जोड़ेंगे तो रविवार हो जाएगा। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में संसद के विश्रांति काल के दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान की गई है? तो ये अनुच्छेद कौन सा होगा, विचार करिए। 123 होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन अकबर के दरबार के सर्वोत्तम हस्तलिपिकारों में से एक था जिसे जरीन कलम या गोल्डन पेन की उपाधि से सम्मानित किया गया था? बसावन, अबुल फजल, दसवंत या मोहम्मद हुसैन? तो मोहम्मद हुसैन को ही जरीन कलम की उपाधि से सम्मानित किया गया था। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राष्ट्रपति, राज्यपालों, मुख्य न्यायाधीशों, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, यही है ना इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में स्थिति लाहौल और स्पीति घाटियाँ कुल्लू घाटी से किसके द्वारा जुड़ी हुई है ना? रोहतांग दर्रे से, नाथुला दर्रे से, बारालाचा दर्रे से या मयाली दर्रे से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोहतांग दर्रे से यह जुड़ी हुई हैं। 33 नंबर पर चलते हैं। जीव के वैज्ञानिक नामकरण या नामकरण की उस प्रणाली जिसका हम आज उपयोग करते हैं की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी, है ना? तो इसी को द्विनाम पद्धति के नाम से भी जाना गया था। कैरोलस लिनियस ने किया था। एक सुक्रोज अणु में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? तो एक सुक्रोज अणु में कुल 12 कार्बन परमाणु होते हैं और 22 हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं और 11 ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं। ओजोन परत की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है? तो ओजोन परत की जो मोटाई होती है वो डाप्सन इकाई में मापी जाती है। रवि ने अजय से 50% अधिक धनराशि कमाई, अजय ने मदन से 30% कम धनराशि कमाई, रवि ने मदन से कितने प्रतिशत अधिक धनराशि कमाई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 5% हो जाएगा। 30 के 3 हजार अंश के 3 शतांश के 3 दशांश के 3 गुने का मान ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन दे दिया है। चलिए फिर भी इसका मैं आपको ऑप्शन बता दे रहा हूँ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 0.00243, राइट ऑप्शन 2 हो जाएगा। 38 नंबर का सवाल देखिए। 1162 रुपये का ABC के बीच 35, 28, 20 के अनुपात में विभाजित करें। तो इसका अनुपात क्या होगा? तो इसका जो अनुपात हो जाएगा वो आपका यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए चारों, मैं यहाँ पे आंसर बता दे रहा हूँ। अनुपात हो जाएगा A बराबर 490, B बराबर 392 और C बराबर 280 हो जाएगा। 39 नंबर पर चलते हैं। इसको हल करना है, तो हल करने पर इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? पहला वाला हो जाएगा। और आज के इस सेशन का यह अंतिम सवाल 40 नंबर का है। ये 40 क्वेश्चन 40 अंक के होंगे और यहीं 40 प्रश्न ही आपको BPSC में सिलेक्शन दिला सकता है। बाकी जो सब्जेक्ट होगा, चाहे वो TGT में हो, चाहे PGT का हो, चाहे जूनियर का हो, सब्जेक्ट में लगभग सभी स्टूडेंट उतना ही क्वेश्चन करेंगे। 1, 2, 4, 5 क्वेश्चन तक का अंतर हो सकता है। लेकिन ये जो 40 अंक का है, यहीं इसी पर ज़्यादातर फोकस करना है आप लोग को। इसमें आप जितना अच्छा कर सकते हैं उतना ही आप अपना एक सीट सुनिश्चित करेंगे। और हाँ, यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। चलिए 40 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती है? गाल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया या लाइसोसोम या रसधानी? तो इसमें जो झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से जो भरी होती है उसी को लाइसोसोम के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मॉडल प्रैक्टिस सेट का 9वां भाग लेकर के आएंगे, फिर उसके बाद 10वां भाग लेकर के आएंगे। कुल मैं 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट हल कराऊंगा सामान्य अध्ययन का, फिर उसके बाद मैं बिहार स्पेशल भी करा दूंगा। तो यहीं 1-2 दिन में ये सब कुछ मैं आपको करा करके ये चैनल पर पड़ा रहेगा। आप लोग वीडियो को
देखते रहिए और पढ़ते रहिए। और ख़ास तौर पे इस समय आप लोग केवल एक काम करिए, इस समय किसी भी प्रकार का कोई मटेरियल नोट्स मत बनाइए और ना ही किसी मटेरियल नोट्स का आप लोग अध्ययन करिए। यदि अध्ययन करना ही है तो केवल और केवल रिवीजन करिए और अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट करिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही एक ऐसा जो है कि रणनीति होता है जो कम समय में आपको सिलेक्शन दिला सकता है। इसी बात के साथ मैं आप लोगों से अनुमति लेना चाहता हूँ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।